हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री अध्याय नंबर 4, जिनका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, इसके पहले हमने कई वीडियो प्रकाशित किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप वीडियो देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो पहले वीडियो देखिए, क्योंकि आज हम लोग दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ना वीडियो को, चैप्टर का वीडियो देखना समझना जरूरी है। जब तक आप वो नहीं देखिएगा तब तक कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आएगी। लेकिन चलते हैं, थोड़ा शॉर्टकट रास्ता देख लेते हैं कि वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, यानी इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना था मूल रूप से। तब पढ़ना था मेरे भाई कि भारत में अंग्रेजों का आगमन कब होता है। तो हम लोग पूरा देखे थे, शुरुआत थी 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आदेश से 200 व्यापारियों का एक समूह बना था, जो भारत व्यापार करने के लिए 15 वर्षों की अनुमति लेकर के एंट्री लिया। भारत में वो व्यापार करने के लिए आती है, लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वह उस समय दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, प्रसिद्ध थी, और भारत मसाले और मलमल का एक बहुत बड़ा उत्पादक केंद्र था। इसलिए यहाँ से वह खरीद कर और विदेश के व्यापार, यूरोप के बाजारों में बेचना शुरू किया और अधिक से अधिक मुनाफा कमाया। लेकिन उस समय क्या होता था कि हमारे कई देसी राजा थे जिन्हें अंग्रेजों को कर देना पड़ रहा था। हेलो, नहीं सुन पाइएगा ना तो नहीं समझिएगा, सुनिएगा तभी समझिएगा। थोड़ा सा नहीं होता है, सावधानी हटी, सॉरी दुर्घटना घटी, वही बात हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखिए। चलिए, तो क्या होता है, और बीच में आप डिस्टर्ब करिएगा ना तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो फिर हमारा लाइन बदल जाता है। इसलिए थोड़ा सा शांति से सुनिए। जब पढ़ाई हो रही है तो पढ़िए। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि उस समय अधिक से अधिक कर देना पड़ रहा था। अब अंग्रेजों के मन में एक ख्याल आया कि रे भाई, अगर भारत पर हमरापन अधिकार हो जाएगा तो अभी से तो ज्यादा बेनिफिट कमाएंगे, तब यहाँ का कच्चा माल सस्ता में खरीदेंगे, अपना माल को यहाँ बेचेंगे, तो ये तो होगा ऊंचा दर पर बेचबो करेंगे या सस्ता में खरीदेंगे, तो फायदा से फायदा। और साथ ही साथ ये जो पुर्तगाल वाला है, डच वाला है, फ्रांस वाला है, एकरार के व्यापार नहीं करने देंगे, हम अकेले ये व्यापार करेंगे, फिर मनमाना करेंगे, पूरा से ना करेंगे तो बेनिफिट ज़्यादा होगा, टैक्स नहीं देना होगा। इसलिए वो सोच करके भारत की राजनीति में प्रवेश करने का मन बना लिया था। और जैसे ही प्रवेश करने का मन बनाया तो अंग्रेज ना भारतीय राजनीति में प्रवेश करने का मन बना लिया कि भाई कैसे बनेंगे। लेकिन उसको एक बहुत बड़ा मौका मिल जाता है, नहीं कि बंगाल के नवाब कौन थे, अलवर्दी खां, उनकी एक नाती थी जिसका नाम था सिराजदौला, और इसी सिराजदौला की शादी में बड़ा खर्च की जरूरत थी, और वो अंग्रेजवा से क्या ले लिया था, कर्जा के बदले में वो सोचा कि चलो अब यही तो मौका है प्रवेश करने का। राजा का संपर्क में आता है, बिना कर दिए हुए व्यापार करने की अनुमति राजा से पा लेता है। अब राजनीतिक में उसकी उठ बैठ हो जाती है, पहुंच पैरवी हो जाती है, पकड़ हो जाती है। अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद वो अपनी किला की घेराबंदी करना, जैसे घेराबंदी करता है, नवाब सिराजदौला और अंग्रेजों के बीच पलासी के मैदान में एक पहली लड़ाई लड़ाई जाती है, जिसमें अंग्रेजों की हार होती है, नवाब सिराजदौला की जीत होती है। लेकिन उस समय लॉर्ड क्लाइव मद्रास में थे। उनको जैसे ही खबर पहुंचती है, वो क्या करते हैं, 2 जहाज अंग्रेजी सेना लेते हैं, बंगाल पहुंच जाते हैं। और देखिए, बहुत अंग्रेज तो बहुत चालबाज आदमी था ना। जो मीर जाफर था, उस सिराजदौला का मंत्री था, उसको पहले अपनी तरफ मिला लेता है। कौन, लॉर्ड क्लाइव। उसको एक बहुत बड़ी घूस देता है, उसको प्रलोभन देता है कि नवाब सिराजदौला हारेगा, जानता है तोड़िए गद्दी पर बैठाएंगे। वो मंत्री मिल जाता है किसके तरफ, लॉर्ड क्लाइव की तरफ। दोनों के बीच में फिर से प्लासी के मैदान में 1757 में एक लड़ाई होती है, क्योंकि अब मंत्री जैसे मिल जाता है किसकी तरफ, लॉर्ड क्लाइव की तरफ, सिराजदौला की हार हो जाती है। वो बेचारे भागते हैं जान बचा के अपना, बंगाल पर पहली उसका स्थापना। इसके बाद धीरे 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 पूरे देश पर वो अपना अधिकार जमा लेता है। जमा तो लेता है, लेकिन आर्थिक शोषण करना शुरू कर देता है। हमने उसका विरोध करना शुरू किया। हमारे देश की सामाजिक,
आर्थिक, नैतिक, बौद्धिक सभी तरह से वह शोषण किया। जैसे उसने शिक्षा व्यवस्था को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया, अंग्रेजी शिक्षा शुरू कर दी, भारतीय उद्योग पर प्रतिबंध लगा दिया, सारे भारतीय उद्योग बंद हो गए, हथकरघा उद्योग था, जो भी छोटे छोटे उद्योग थे सब बंद हो गए, सब विदेशी वस्तु का लोग सामान खरीद रहे थे। नहीं, तो इस तरह से हमारे यहाँ बहुत शोषण किया, तो हमने उसका विरोध किया, जो हमने वीडियो में दिया था। पहले आप वीडियो देखिए तब समझ में आएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए फिर आगे चलेंगे। कहते हैं रात के अंधेरे से मत डरो, सुबह की किरणें तुम्हारा इंतजार कर रही है। देखिए क्या होता है कि रात के अंधेरे से हम लोग डर जाते हैं, नहीं डर जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर नहीं डरना है। मतलब क्या, कि अगर आपके जीवन में कभी आपको लगे कि कोई कठिनाइयां अगर आ रही है ना, शिक्षा की बात कर रहा है, कोई विषय आपको लगे कि बड़ा कठिन है, तो इसका मतलब है कि उस पर ना ज्यादा फोकस करिए। यहाँ कहने का मतलब उस पर ज्यादा फोकस करिए, आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। देखिए भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के एक प्रकाश डालिए, यानी भारत में राष्ट्रवाद क्यों उदय हुआ। यानी हम लोग तो अभी देश के प्रति प्रेम भाव था नहीं, शुरू में जब आया था ना अंग्रेज, तो हम लोगों के मन में देश के प्रति कोई प्रेम भावार नहीं था। उस समय राजा से लड़ता था, आम जनता कहता था हमको क्या जरूरत है, जाने राजा। कहानी वो आपको सुनाए होंगे, ऐसे चैप्टर में तो नहीं, वीडियो में तो नहीं सुनाए थे, लेकिन एक बार सुनाए थे। एक थे व्यक्ति जिनका नाम था बाल कृष्ण भट्ट, उन्होंने एक कहानी लिखी है, क्लास 12th में है, हिंदी में, आंखों देखा गदर। वो पंडित थे, कहाँ के, महाराष्ट्र के, और वो एक पूजा कराने के लिए न उत्तर भारत आ रहे थे। और उसी समय 1857 की जो सैनिक विद्रोह थी वो चल रही थी। लोग इन्हें मना किए, लेकिन पूजा कराना जरूरी था, इसलिए वो चल देते हैं। दान दक्षिणा वाली बात थी, सोचे कि भाई पूजा थोड़ा सा लम्हर है, ज्यादा दान मिलेगा। उन लोभे में चल दिए बेचारे, और आए कि झांसी में आके फंस गए। अब झांसी के रानी के यहाँ वह रहने लगी। झांसी की रानी के साथ जो युद्ध अंग्रेजों की चली है, उसको उन्होंने आंखों से देखा था खुद। वो लेखक नहीं थे, लेकिन जब वो रिटर्न होते हैं अपने देश, यानी अपना गांव जब वापस जाते हैं, तो वो एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है आंखों देखा गदर। लिखते थे तो पहले महाराष्ट्र की भाषा में वो लिखे थे, लेकिन बाद में कुछ लेखकों ने उसको हिंदी में रूपांतरण कर दिया है। नहीं, यानी कैसे कैसे झांसी की रानी की लड़ाई हुई थी उस चीज को, उसमें वर्णन क्या हुआ था कि जब जब अंग्रेज भारत आया था ना, सुनिएगा, जब अंग्रेज झांसी की रानी पर आक्रमण किया था, तो शहर के लोग, गांव के लोग, किसी को कोई मतलब नहीं था, केवल लड़ रहे थे कौन, तो झांसी की रानी और उसके सेना। बाकी आम जनता अंग्रेजों का कोई विरोध नहीं कर रही थी। अगर सोचिए थोड़ा समय भी, अगर उस समय आम जनता अगर विरोध किया होता तो शायद अंग्रेज प्रवेश नहीं करता। नंबर 1। नंबर दूसरा क्या हुआ था, उसमें कहानी में लिखा गया था कि अंग्रेज ना पहले वह पश्चिमी छोर से आक्रमण किया था, वो हार गया था। फिर उसके बाद वो दक्षिणी क्षेत्र में गया था, उसमें वो हार गया था। माने कहने का अर्थ है कि झांसी की किला की किधर कमजोरी है, ये तो वहां के लोगों को ही मालूम था, अंग्रेज को मालूम ही नहीं था, और वो उल्टा साइड से आक्रमण कर रहा था, जिसके कारण हार जाता था। कई दिनों के हार के बाद ना उसे मालूम पड़ा कि उत्तरी क्षेत्र से अगर आक्रमण किया जाए ना तो आसान होगी, और वही हुआ। उत्तरी क्षेत्र से आक्रमण किया और तुरंत किला में प्रवेश कर गया। आखिर ये खबर उसको दिया होगा कोई, तो वहां के लोगों ने ही दिया होगा। अगर शायद उस समय हमारे देश के प्रति, हमारे राष्ट्र मन में अगर राष्ट्रवाद की भावना होती, तो उस समय हम अंग्रेजों की मदद नहीं करते। ठीक है, चलिए और थोड़ा बात चलते हैं। 1857 में जो क्रांति हुई थी ना, तो अंग्रेजवा को तो हम पूरा कुहे थे, मालूम है, पूरा मुआ मुआ के मारे थे। हम नहीं थे, हमारे भारतीय लोग नहीं मारे थे। सब बेचारा कहाँ भाग गया था, जिधरे तिधरे गड्ढा उड्ढा में छिपल था, एकदम भांग में, कोई कोई के मार रहे थे हम लोग। लेकिन जानते हैं उस समय पूरा रजवाड़े एक थे, लेकिन कुछ लोग जो थे वो अंग्रेजवा का मदद कर रहे थे। जैसे जम्मू कश्मीर के वो राजा थे, उन अंग्रेज का मदद कर रहे थे। अब बताइए, कुछ लोग हम उसको क्या कर रहे थे, मार रहे थे, विरोध कर रहे थे।
अगर उस समय वो लोग अगर भी उसका मदद नहीं करता तो हो सकता था कि उस समय वो भाग जाता, हम तो तभी आजाद हो जाते। लेकिन सुनिए सुनिए, लेकिन क्या हुआ कि हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना थी ही नहीं उस समय उतना देश प्रेम की भावना थी नहीं। अंतिम में जब हम लोग पूरा, पहले देखिए शुरू में राजा लड़ा, फिर सैनिक लड़े, फिर नेता लोग लड़ा जो देश के नेता थे, और तब आम जनता लोग शुरू किया, किसान शुरू किए, मजदूर किए, महिला किए, नहीं सब धीरे धीरे जब लड़ना शुरू कर दिया, पूरा देश लड़ना शुरू कर दिया, तब उसको लगा कि आप भागना चाहिए, नहीं तो सब मिलके हमको मारेगा। नहीं मारेगा, क्या हुआ था अंतिम में? वही ना हुआ था कि जहां पुलिस बा जाता था कि महिला सब उसको पकड़ लेती, घोड़े पर से खींच लेती और ले चलती घर में, जो चलो घर में, आ दे का कोई का बाहर निकाल देती। अब जा, अब बेचारा करके अपन निकालता था। नहीं जी, यही नहीं होता था, हम लोग पढ़े थे। तो कहने का मतलब ये है, सुनिएगा, कहने का मतलब ये था कि राष्ट्रवाद की भावना उस समय क्या हो गई थी, पूरे देश में जाग गई थी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? तब पहला कारण था, उदय का पहला कारण अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। देखिए भारत में अंग्रेज का शासन था, वो हम लोगों पर ना क्या कर रहा था, तरह तरह के नियम कानून लगा करके हम लोगों पर प्रतिबंध लगा रहा था। इसलिए हम लोग उसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। जैसे रॉलेट एक्ट था, नमक कानून था। भाई नमक तो एक साधारण सी चीजें होती है, उसको सब बना सकता था, लेकिन हमारे यहाँ नमक कानून बना करके क्या कर दिया था, तो इसीलिए हम लोग उसका क्या करना शुरू कर दिए थे, विरोध। तो पहला कारण समझ गया ना, कि उसके साम्राज्यवादी जो नियम थे, उस नियम से हम लोग क्या थे। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा कारण था आर्थिक कारण, समझिएगा आर्थिक कारण क्या था। तब भारत में जितने भी उद्योग धंधे थे वो सब क्या हो गया था, बंद हो गया। कि उसका उद्देश्य ही था कि भारत को उद्योग को क्या कर दो, बंद कर दो। तो अब भारत के लोगों को जो जरूरत होगी वह कहां से खरीदेगा, तो हमारा ही सामान ना खरीदेगा, क्योंकि उसके पास तो उत्पादन का कोई जगह नहीं है क्या। तो अब हमारा सामान हम महंगा में बेचेंगे, तब मजबूरन तो खरीदवे करेगा क्या। तो उसने क्या किया, भारतीय उद्योग पर अधिक से अधिक कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। अब टैक्स के कारण भारतीय उद्योग मालिक को कोई बचबे नहीं करता था व्यापार में। ओकरा सामान आता था तो वो सस्ता था, हमारा सामान यहीं बनता था तभी वो महंगा था। तो अब हमारा सामान बिकता ही नहीं था, धीरे धीरे हमारा उद्योग क्या हो गया। चलिए, तो इसलिए भी दूसरा कारण था कि हमारे कृषि का जो उत्पादन होता था उस पर वो कितना लेता था, 50% का कर, जिसके कारण भी हम लोगों के आर्थिक क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। मजदूरों पर भी अधिक से अधिक मतलब उस पर टैक्स लगाया जा रहा था। इसके बाद आप देखे थे कि जब जगह आप वन में, जंगल में, तो लगा दिया जंगल अधिनियम, नहीं लगा दिया, वन अधिनियम लगाया, जिसके कारण वहां पर उसका भी शोषण हो रहा था। वहां पर लगा दिया था, कौन किसको भेज दिया था, एगो दीकू समाज को। अब दीकू समाज क्या कर रहे थे, उसको कर्जा दे रहा था वहां के लोगों को, कर्जा जबरदस्ती देता और जबरदस्ती उछलता। हाँ भाई, कर्जा जबरदस्ती दीजिए, जबरदस्ती उछलिए। नहीं, जो कर्जा नहीं लेता था तभियो अंग्रेजी पुलिस, और नहीं दिया तभियो भाई मजबूरी। ऐसा हम लोगों को मजबूर कर दिया, इसलिए हमारे देश में क्या बन गया, राष्ट्रवाद पनप गया कि नहीं, अंग्रेजवा को भगाना चाहिए। चलिए अगला था, सुनिएगा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। अब देखिए भारत में अंग्रेज सोचा कि अगर यहाँ के लोग जितने हैं अभी तो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, अगर सब अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति से प्रेरित हो जाए, इसको अंग्रेजी भाषा पढ़ाया जाए, अंग्रेजी बातें बताई जाए, तो अंग्रेज की सभ्यता संस्कृति से परिचित हो जाएगा, इसके मन में उसके प्रति प्रेम भाव जागृत हो जाएगी, नहीं जागृत हो जाएगी, तब बाद में हमारी क्या करेगा, ये मदद करेगा। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा शुरू कर दिया। अब कुछ भारतीय लोग ऐसे थे, वो देखे कि भाई भारत में अंग्रेजी शिक्षा होगी, सब अंग्रेज का भक्त हो जाएगा, तो फिर बाद में राष्ट्रवाद की भावना हमारे देश में, इसीलिए अंग्रेजी शिक्षा का विरोध शुरू हो गया। इसलिए गांधी जी अलग स्कूल खोले, रविन्द्रनाथ टैगोर अलग स्कूल खोले, नहीं खोले। इस तरह से हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में आंदोलन जागृत हुआ। आगे चलेंगे।
कितने बचा है? सुमो दे दो, सुमो ले भेलो के दे दो। अब छोट होता है ना तो आधा आधा गो, और 3-4 महीना के बच्चा होते तो एगो एगो। चलिए सुनिएगा, साहित्य में समाचार पत्रों का योगदान। देखिए उस समय ना बहुत सारे समाचार पत्र यानी बौद्धिक लोग आए, सुनिएगा बुआ जी, उस समय बहुत सारे बौद्धिक लोग आए जो हम लोगों को ना प्रचार प्रसार के माध्यम से, किताब के माध्यम से हम लोगों में एक जागरण फैला रहे थे, जिनमें थे प्रेमचंद्र जी, नहीं, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ये सब समाज सुधारक थे। और समाज में जो फैली बुराइयां थी इस चीज को ना, और साथ में अंग्रेजी सरकार की क्या गलती है, भारतीयों को क्या अधिकार है, इस सब उस समाचार पत्र में लिखा जाता था। और जब हम लोग पढ़ते थे ना तब मन में एक आक्रोश की भावना पनपती थी, जिसके कारण धीरे धीरे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुआ। ठीक है, जैसे देखिए गांधी जी क्या निकाले थे, हरिजन और यंग इंडिया। गांधी जी 2 पत्रिका संपादन किए थे, हरिजन और यंग इंडिया। याद रखिएगा, पूछेगा आपसे। एगो यंग इटली था, किसने किया था? मेजनी। यहाँ गांधी जी क्या निकाले थे? यंग इंडिया। ठीक है, जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने 2 पत्रिका का संपादन किया था, एक था केसरी और एक था कौन था, केसरी था और एक और नाम ध्यान में नहीं है, पेट में। चलिए आप बताएंगे, आएगा याद तो ये पत्रिका का संपादन किए। अब उसमें क्या करते थे, अंग्रेजी सरकार की जो गलतियां होती थी ना उसको उसमें क्या कर दिया जाता था, लिख दिया जाता था। अब इससे लोगों के मन में क्या हुआ, प्रेम भाव जागृत हुआ, किसके प्रति? अपने देश के प्रति। चलिए तो ये थे। इसके अलावे सामाजिक गलती हो गया है यहाँ क्या, आधार, आंदोलन पर प्रभाव, यानी सामाजिक लोगों का हमारे देश पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि समाज में वो आता था तो हम लोगों को क्या कहता था कि आप लोग असभ्य हैं, बर्बर हैं, हमारा काम है आपको सभ्य बनाना। इस आधार पर वहां के लोगों के मन में देश के प्रति भावना जागी कि भाई हम अपने देश में हम ही असभ्य हैं ना, तू पढ़ल लिखल होशियार, हमें बुर्बक। क्या जी, अभी के लोगों को अब किसी को ऐसा कहिएगा तो कोई मानेगा, लाठी लेके दौड़ेगा कहे कि तो तू ही छो होशियार, हमें बुर्बक के लिए। चलिए आइए किताब की ओर, चलिए जो भी है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्वेश्चन क्या पढ़ रहे थे सुनिएगा, थोड़ा शॉर्टकट में रास्ता पे चलेंगे हम लोग। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, तो आपको अगर इस तरह से लाइन से याद रहेगा तो ऐसे लिखिएगा, नहीं रहेगा तो आप अपने मन से देखिए कैसे लिखेंगे। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे। नंबर 1, अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीति। या हाँ, अंग्रेज हमारे यहाँ कई तरह के नियम लगाए जिसके कारण भारत के लोगों का स्वतंत्रता आजादी क्या हो जाती थी, समाप्त हो जाती थी, जिसके कारण लोग आजादी के लिए आंदोलन शुरू किए। दूसरा कारण, आर्थिक शोषण, भारतीय लोगों पर अधिक से अधिक कर लगाए गए जिसके कारण भारत के लोगों का आर्थिक शोषण बढ़ गया। इसके कारण भी लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम भाव की भावना जगी और अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किए। तीसरा, ईसाई धर्म का प्रचार यानी धार्मिक कारण। लिखेंगे भारत के लोग हिंदू और इस्लाम थे, जबकि जो अंग्रेज थे वो ईसाई थे, और भारत में आने के बाद वो कहते थे कि आपका जो धर्म है वो गलत है, खराब है, इसलिए आप लोग ईसाई बनिए। जो लोग स्वेच्छा से स्वीकार कर लेते ठीक है, नहीं तो किसी किसी लोगों पर जबरदस्ती उनको ईसाई बनाया जा रहा था, इसलिए भी हमारे देश में उसके प्रति आक्रोश की भावना जागृत हुई। चौथा कारण था हमारे उद्योग धंधों का बंद होना। भारतीय जितने भी उद्योग थे उस पर अधिक से अधिक कर लगाया गया, जिसके कारण हमारे देश की कर व्यवस्था के कारण जो वस्तु होती थी वह महंगी होती थी, और जिसके कारण यहाँ के सभी उद्योग धंधे बंद हो गए। इसके विरोध में भी आंदोलन चली। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, तो लिखेंगे अंग्रेज जब आई थी तो वह हमारे देश में जितने भी स्कूल थे उसको बंद कर दिया और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार शुरू कर दिया, जिसके कारण हमारे देश में कुछ लोग थे जिन्होंने अलग से स्कूल खोला और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करना शुरू किया। ये सब प्रमुख कारणों से हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना जगी थी। आगे चलते हैं, सुनिएगा ध्यान से, कुछ बच्चों की ना ध्यान यहाँ नहीं है, ठीक है, तो भाई मिस हो जाएगा तो हमको मत कहिएगा कि हम नहीं समझे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे बढ़ावा दिया,
सुनिएगा मेरे भाई, देखिए ना विद्युत है तो चलाइए, सुनिएगा ध्यान से। चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुई। तो हम लोग पढ़े थे कि 1919 में एक कानून बना था जिनका नाम था रॉलेट एक्ट। इस नियम के तहत किसी भी व्यक्ति को नजरबंद किया जा सकता था, गोलियां चलाई जा सकती थी उस पर। पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता थे जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। दो व्यक्ति थे, दो प्रसिद्ध नेता थे, याद रखिएगा नाम, सत्यपाल और किचलू। और इन्हें नजरबंद कर लिया गया था। नजरबंद का मतलब था कि बिना मुकदमा चले ले उनको जेल में रख दिया गया। अब पंजाब के लोग ना उनके मतलब समर्थन में और रॉलेट एक्ट के विरोध में, पंजाब का अमृतसर में जलियांवाला बाग है, उसमें बैसाखी पर्व के दिन 13 अप्रैल 1919 को हजारों महिला, पुरुष, बच्चे, वृद्ध सभी लोग शांति ढंग से सभाएं चला रही थी। इस सभा को भंग करने के उद्देश्य से जनरल डायर 100 भारतीय पुलिस और 50 अंग्रेजी पुलिस के साथ वहां पहुंचती है। उस बाग का एक तंग रास्ता था, तंग रास्ता का मतलब छोटा रास्ता, जिसे बंद कर दिया गया और बिना कोई चेतावनी दिए हुए गोलियां चलाना शुरू किया। लगभग 1600 गोलियां चली। 10 मिनट में 1600 गोलियां चलाई गई, जिसमें हजारों लोग मारे गए, जो इतिहास के पन्नों में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। क्या बोले? हाँ वो सब तो होबे करेगा। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए इसका राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या बढ़ावा मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रे भाई पूरा देश आक्रोशित हो गया। पूरे देश में ना एकदम हिंसक घटनाएं घटने लगी, जगह जगह हड़तालें हुई, लोग उनका विरोध किए, ठीक है ना, बंद किया गया और कई जगह हिंसक घटनाएं हुई, आगजनी हुई। यानी अंग्रेजी जितने भी संपत्तियां थी ना, सरकारी संपत्ति, उसको जला दिया गया। आक्रोश की भावना पंजाब में देखिए, अब किसी का भाई मरा, किसी का गोतिया मरा, किसी का रिश्तेदार मरा होगा तो उसके मन में आक्रोश होगा कि नहीं होगा। तो उन लोग ना पूरा आंदोलन फैला दिया, पूरा देश में जो है ना उसके समर्थन में, जलियांवाला बाग जो मरे लोग उसके समर्थन में ना पूरा देश में आंदोलन क्या हो गया, तीव्र हो गया। कोई दिक्कत? चलिए फिर समझते हैं। लिखेंगे 1919 में रॉलेट एक्ट लगा। रॉलेट एक्ट के नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को नजरबंद किया जा सकता था, शक के आधार पर गोलियां चलाई जा सकती थी। उस समय पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू। उसको अंग्रेजों ने नजरबंद कर लिया था, इसलिए पंजाब के लोगों ने उस नेता के समर्थन और रॉलेट एक्ट के विरोध में बैसाखी पर्व के दिन 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग था, उसमें हजारों महिलाएं, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सभी शांति ढंग से सभाएं कर रहे थे। सभा को भंग करने के उद्देश्य से जनरल डायर 100 भारतीय पुलिस और 50 अंग्रेजी पुलिस के साथ वहां पहुंचती है, रास्ता को बंद कर देती है और उस पर बिना आदेश दिए हुए, माने बिना किसी तरह की चेतावनी दिए हुए उस पर गोलियां चलाना शुरू करता है। 10 मिनट में 1600 गोलियां चलाई जाती है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। अब जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है, पूरे देश में आक्रोश की भावना फैल जाती है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, आगजनी की जाती है, हड़तालें की जाती है, अंग्रेज अधिकारियों को चुन चुन कर मारना शुरू लोग कर देते हैं। इस तरह से पूरे देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भले अंग्रेजों ने हम लोगों को दबा दिया बाद में, लेकिन उस समय आक्रोश बहुत ज्यादा फैल गया था। ठीक है, चलिए आगे। सुनिएगा, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, गांधी जी इसका समर्थन क्यों किए। चलते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में, तब क्वेश्चन पर आएंगे, तब समझने में अच्छा रहेगा।
देखिए सबसे पहले हमारे भारत में अंग्रेज आया था ना, तो उस समय भारत पर किसका अधिकार था? अंग्रेजों मुसलमानों का अधिकार था। जहांगीर का शासन था, शाहजहां का शासन था, औरंगजेब का शासन था, तो सब तो मुसलमान थे। तो वो तो दिल्ली में शासन कर रहा था ना। अब बाकी जो छोटका छोटका उनका जो रैयत था सब मुसलमान ही था ज्यादा। पूरे भारत में कहीं कहीं हिंदू शासक, लेकिन ज्यादा कौन था? सबको मार पीट के अंग्रेजवा गद्दी हासिल किया था। तो वो तो सोच रहा था कि ये तो हमारा मुसलमान लोग साथ कभी देगा नहीं, साथ देगा हिंदू। देख लीजिए, तो शुरू में ना अंग्रेजवा हिंदू का समर्थक था। कोई दिक्कत? चलिए अब धीरे धीरे आ जाइए नीचे। 1857 टेबल को उधर कुछ दीजिए, देखिए 1857 में सैनिक विद्रोह होता है। तो उसमें हिंदू मुस्लिम साथ मिलके लड़ते हैं, लेकिन हिंदू का बहुत बड़ा योगदान होता है उसमें। उस समय हिंदू का बहुत बड़ा, तो ओकरा मन में एगो खोपड़ी में ठनका ठनका कि हम सोच रहे थे कि मुसलमान हमारा साथ नहीं देगा, भारतीय साथ थी, हिंदू साथ देगा। यहाँ तो हिंदू हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो अब किसको पटाए भाई? तो चलो मुसलमाने को पटाते हैं। तो वो एगो उपाय लगाया, कैसे पटाया जाए भाई? तो उस समय एगो नेता थे सर सैयद अहमद खां। सुनिए सुनिए, उस समय कौन नेता थे? सर सैयद अहमद खां, मुसलमान का सबसे बड़ा नेता। तो अंग्रेज बा उसी को बुलाया, क्या सुनिए सैयद जी, आप मुसलमान के हिमैती हैं कि नहीं है? तो हाँ बिल्कुल है। आप नहीं चाहते हैं कि सब मुसलमान सरकारी नौकरी में चल जाए? तो हम चाहबे करते हैं। तो देखिए वो होगा कब जानते हैं? जब आप हमारा समर्थन कीजिएगा तो सब मुसलमान को हम नौकरी देना शुरू कर देंगे। ये प्रलोभन दिया किसको? सर सैयद अहमद खां को। तो सर सैयद अहमद खां यानी नेता चल गए किकरा फेर में? अंग्रेज के फेर में। तो भारतीय मुसलमान चले गए अंग्रेज के फेर में। अब वो अंग्रेज क्या करता? भारतीय लोगों को कहता, मुसलमान को कहता कि भाई हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे हित की बात सोचते हैं। देखना हिंदुस्तान है ना, हिंदू की संख्या ज्यादा है, तू मुसलमान कभी सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए तू अलगे एगो अपन देश बनाओ। ये भारतीय मुसलमान के फेसिया में वो अटा रहा था, आई भेजा में अट भी गया बात को, समझ गया ना? जानते हैं 1937 के चुनाव में वही हुई थी, जो हम तो नहीं पढ़ पाए क्योंकि हमारा किताबें वहां पर खत्म कर दिया था। अगर आगे की क्लास में अगर हम लोग हिस्ट्री लेंगे तब पढ़ेंगे, या कभी मौका मिलेगा तो किस्सा सुनाएंगे। 1937 के चुनाव में जानते हैं वही हुआ था। कांग्रेस कह रही थी कि हम 80% में हम चुनाव लड़ेंगे, और मुस्लिम लीग कह रहा था कि हम ज्यादा में चुनाव लड़ेंगे। नहीं, लेकिन ना उस चुनाव में ना कांग्रेस की जीत होती है और मुस्लिम लीग की हार हो जाती है। वहीं से पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ लेता है, और मोहम्मद अली जिन्ना कहता है कि अगर हमारा पाकिस्तान नहीं मिलेगा तो लुंगी डांस होगा सीधा सीधी। हाँ, और लुंगी डांस का मतलब होता है कि तलवार लेकर सड़के पर कूदबाओ। और सीधी कार्रवाई हुई थी नोआखली में, कलकत्ता में, और उसी मजबूरन में गांधी जी सहमत हुए, देश का बंटवारा हुआ। वो सब लंबी चीजें हम लोग उस नहीं पढ़े थे चैप्टर में, चलिए आए किताब की ओर। तो उस समय क्या हुआ कि सर सैयद अहमद खां मुसलमानों को अपने समर्थन में ले लिया। तो सब मुसलमान को लगा कि अंग्रेज हमारा वास्तव में हिमैती है, बहुत सारे को नौकरी भी दिया था वो। और अगर मुसलमान कोई गलती कर देता था ना, तब कोर्ट में उसका मतलब जुर्माना नहीं होता था, तनी को जुर्माना दे के छुट्टी कर दिया था, जाओ ना, पिठिया ठोक देता था, जाओ। अब देखिए भारतीय मुसलमान को लगा ऐसा। अब देखिए अब मजा आता है तब जब 1914 के प्रथम विश्व समाप्ति के बाद 1918 में तुर्की के खलीफा, आ जाइए अब चैप्टर पर। तुर्की के खलीफा को वहां पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तुर्की में जो कई इस्लामिक जगह थे, धार्मिक जगह, उस पर ईसाइयों ने कब्जा कर लेता है। अब देखिए भारतीय मुसलमान कहता है कि भाई हमारे धार्मिक जगह पर आप कब्जा किए हुए, हमारे राजा को आप बेरहमी से मार पीट रहे हैं, उकरा पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो आप हमारे मित्र कैसे हो सकते हैं? इसी के विरोध में, यानी तुर्की के खलीफा के समर्थन में और अंग्रेज द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा खिलाफत, जो चालू हुई थी 1920 में,
जिसका नेतृत्व कर रहे थे कौन? अली बंधु। कौन कर रहे थे? अली बंधु। जिसका नाम था, क्या नाम था जी, भूल गए, नाम बताइए तो आप लोग। एक था शौकत अली और एक था मोहम्मद अली। एक थे शौकत अली और एक मोहम्मद, इसमें नाम नहीं लिखे हैं। चलिए, तो शौकत अली और मोहम्मद अली कर रहे थे। लेकिन उस समय ना गांधी जी जाकर के उसका क्या कर दिए थे? समर्थन कर दिए थे ना। गांधी जी जाकर के क्या कर दिए? समर्थन कर दिए। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, देख लेते हैं एक नजर और। गांधी जी ने का समर्थन क्यों किया? हाँ, पहला तो वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक हो। दूसरा कारण वो क्या चाहते थे कि वो पहले से मन मिजाज बना लिए थे कि असहयोग आंदोलन हो। असहयोग आंदोलन होने के लिए हमको हिंदू मुस्लिम एक चाहिए, मुसलमानों का समर्थन चाहिए। फिराक में थे कि कैसे हो जाए। तो वो चल गए कहाँ? दिल्ली। खिलाफत आंदोलन के जो सभा चल रही थी वहां जा करके उसकी अध्यक्षता कर दिए। जैसे अध्यक्षता किए, दो चार दिन बाद अंग्रेजबा अपन जो खलीफा पर लगाया गया प्रतिबंध था उसको क्या कर लिया? वापस लिया। तब पूरा भारतीय मुसलमान क्या समझा इनको? फरिश्ता समझा। क्या बोला था? सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है। हाँ, चलिए, जो भी हमको नहीं बोलने आता है, सुभान अल्लाह बोला। यानी कहने का मतलब, सुनिए सुनिए, उसने कहा कि भाई गांधी जी बहुत बड़े अच्छे आदमी हैं, इनके आते ही हमको क्या मिल गया? सफलता मिल गई ना। और गांधी जी यही चाह तो रहे थे ही, और उन्हीं के चाह में समर्थन मिल गया। चलिए मेरे भाई, तो फिर से एक नजर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। खिलाफत आंदोलन क्या हुआ? तो लिखेंगे, सुनिएगा। भारत में अंग्रेज भारतीय मुसलमान को कहती थी कि हम क्या हैं? तुम्हारा मित्र हैं। और प्रथम विश्व युद्ध के अंत में तुर्की पर उन्होंने कई तरह के प्रतिबंध लगाए। खलीफा को कई तरह के प्रतिबंध थे। साथ ही साथ वहां जितने भी इस्लामिक जगह थे, मुसलमान का जो पवित्र जगह था, उस पर ईसाइयों का अधिकार हो गया। तो भारतीय मुसलमान को लगा कि अंग्रेज हमारे वास्तविक मित्र नहीं है। यानी खलीफा के समर्थन और तुर्की पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में भारतीय इस्लामों ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा गया खिलाफत आंदोलन। यह आंदोलन 1920 में अली बंधु और शौकत अली द्वारा शुरू किया गया था। जो लगभग दिल्ली में चल रही थी सभाएं, उनका गांधी जी ने समर्थन इसलिए दिया क्योंकि वो चाह रहे थे कि भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरुआत होगी, और सहयोग आंदोलन, और इसके लिए हमें हिंदू मुस्लिम साथ चाहिए। और उन्होंने ऐसा किया भी। और उसके लिए और एक बहुत बड़ी बात किए थे। क्या किए थे मालूम है ना आप लोगों को? बताए भी थे? नहीं बताए थे। देखिए, 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन शुरुआत हुई थी। 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। तो गांधी जी गए कहां? उनके मृत्यु में। और साथ साथ किसको ले गए? मोहम्मद अली जिन्ना को। एक तरफ गांधी जी, एक तरफ एक पंडित जी का कंधा दिला दिए। किससे? इस्लाम से। अब इस्लाम के मन में लगा कि भाई हमारे नेता जब उसके साथ है तो हम लोग भी साथ हो जाएंगे। गांधी जी के चाल पर ना सब पूरा हिंदुस्तान के जो इस्लाम थे ना, सब कांग्रेस में क्या हो गए? समर्थन हो गए। चलिए मेरे भाई, ये सब तो राजनीति का खेला था। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? मजा भी आ रहा होगा शायद। चलते हैं। असहयोग आंदोलन सबने अवज्ञा आंदोलन के स्वरूप में क्या अंतर था? महिलाओं ने सबने अवज्ञा आंदोलन में क्या भूमिका थी? देखिए बाबूजी, सुनिए सुनिए। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन और दूसरा है सबने अवज्ञा आंदोलन, दोनों का स्वरूप क्या था? स्वरूप का मतलब को रूपरेखा कैसा था? कोई बताएंगे? आप लोग तो पढ़ लिया चैप्टर, शायद लास्ट क्वेश्चन भी है। लास्ट है ना? है वो? अच्छा, 7 क्वेश्चन है। अच्छा, चलिए, मतलब चैप्टर का अंतिम दिन है। अच्छा, दोनों सुनिए ना, दोनों में क्या अंतर हो सकता है? आप लोग कोई बता सकते हैं? हाँ बोलिए। सुनिए सुनिए, देखिए, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था, गांधी जी मानते थे कि हमें अंग्रेजों को मारने पीटने की जरूरत नहीं है। क्यों उससे मारपीट करेंगे? क्यों लड़ाई करेंगे? अरे हमारे यहाँ वो क्यों आती है? व्यापार करने के लिए। अगर हम उसकी सामान को नहीं खरीदे, उसके स्कूल में हम पढ़ाने नहीं जाएं, उसके स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेजें, तो अंग्रेज खुद ब खुद चली जाएगी। यानी उसका सहयोग नहीं करिए। असहयोग आंदोलन का क्या उद्देश्य था? कि अंग्रेजों को किसी तरह का सहयोग नहीं करिए। उस समय हुआ भी था। हम लोग विदेशी वस्तु का आयात क्या कर दिए थे?
कम कर दिए थे ना, सामान खरीदना बंद कर दिए थे। लोग अंग्रेजबा का दाढ़ी मूछ बनाना बंद कर दिया। कैसन हो गया था सब, झबरा कुत्ता सनक हो गया था, तेरे दाढ़ी मूछ हो गया था अंग्रेजबा सबको, नहीं हुआ था? तू तो देखबे की थी उस समय, थे ये थे। चलिए आइए किताब की ओर, सुनिए सुनिए, आ जाए किताब की ओर। तो असहयोग आंदोलन समझ गए ना? असहयोग आंदोलन क्या था कि अंग्रेजों को सहयोग नहीं दीजिए, समझ गए? अब चलते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन। इसका उद्देश्य क्या था कि अंग्रेज द्वारा जितने बनाए गए नियम हैं उसका क्या करो, उल्लंघन करो। नमक कानून भंग करना क्या मतलब कि आप जो हमारे यहाँ नियम लगा दिए ना, हम आप इन नियम को नहीं मानेंगे। और लगभग उस समय जितने भी नियम थे अंग्रेजों का, सबका विरोध किया गया था। तो दोनों का स्वरूप समझ गए ना? पहला असहयोग आंदोलन का पहला उद्देश्य था कि अंग्रेजों को सहयोग नहीं करिए, विदेशी वस्तु नहीं खरीदिए, विदेशी स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाइए, ठीक है। और सबने अवज्ञा का था कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जितने नियम है उसका विरोध करिए। ये तो समझ गए। अब चलते हैं, थोड़ा जल्दी खींचते हैं। महिलाओं में सबने अवज्ञा आंदोलन का समर्थन। देखिए पहली बार असहयोग आंदोलन में महिला नहीं आई थी, गिनी चुनी थी, जैसे सरोजनी नायडू थी, जैसे ये थी हमारे देश की एक प्रधानमंत्री थी ना, पहला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी उस समय, ई लोग भाग ली थी, नेता लोग जो महिला में थी उस समय। लेकिन जब सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो हमारे देश की महिलाएं खूब खुलकर भाग ली, पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला करके भाग ली। विदेशी वस्तु की दुकानों पर जाकर के सवेरे से हड़ताल कर देती, 6 बजे पहुंच जाती थी। जब दूसरा महिला पहुंचती खाना उना पका के, तो वो महिला अपन खाना पकाने आती, कहती थी छोड़ो नहीं जान, सब मिल के बारी बारी से थोड़ी परेशान करबो ना। अब भारतीय महिला क्या करती थी, विदेशी वस्तु की दुकान को खोलने ही नहीं देती थी, तो नहीं हुआ सहयोग। साथ ही पुरुषों के युद्ध सामग्री को, भोजन को पहुंचाना अगर होता था तो वो चुरा छिपा करके पहुंचा देती थी। नहीं, इस तरह से भारतीय महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान किसमें, सबने अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है, 1930 में। कहाँ वो तो चलिए आगे। भारतीय राजनीतिक में साम्यवादियों की भूमिका सुनिएगा। भारतीय राजनीति में साम्यवादी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि साम्यवादी चाहते थे कि जैसे 1917 में रूसी क्रांति हुई, वहां जो वर्षों से चल रही थी पुरातन व्यवस्था उसको समाप्त करके। अच्छा, रूस में कौन शासन था, किस वंश का शासन, किस वंश का शासक था पहले वहां पर? रोमनोव वंश का शासक था। वर्षों से जो चल रही थी उसको हटा करके जब साम्यवादी ने उखाड़ फेंका, तब भारतीय के लोगों के मन में भी एक भाव जागा कि अगर हम कोशिश करेंगे ना तो हम भी अंग्रेज को हरा सकते हैं। और इसके लिए हमारे देश में साम्यवादी सरकार का खूब प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ। साथ ही साथ हम लोग विदेश का सहयोग लेना जरूरी समझा, क्योंकि अंग्रेज को अगर हराना होगा तो इसके लिए हमें विदेशी सहायता जरूरी थी। इसलिए हमने रूस, थाईलैंड, जापान, जर्मनी जैसे देशों से संपर्क साधा और हमारे देश में साम्यवाद का प्रचार प्रसार हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य पार्टी की स्थापना हुई, जिसके बाद हमारे देश में साम्यवाद का खूब जोर प्रसार शुरू हो गया था। फिर समझते हैं, एक नजर और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि लास्ट है। भारतीय राजनीति में साम्यवादी की भूमिका, तो लिखेंगे भारतीय राजनीति में साम्यवादी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैसे 1917 में रूसी क्रांति के बाद वर्षों से चली आ रही रोमनोव वंश को खत्म करके वहां पर साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, तो भारतीय लोगों में भी एक विश्वास जगा कि जैसे वहां पर अगर सरकार को अंत किया जा सकता है, अगर हम कोशिश करें तो हम भी आजाद हो सकते हैं। इसीलिए भारत में साम्यवादी का प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया और इसके लिए विदेशी सहयोग जरूरी था। इसलिए भारतीय साम्यवादी नेता जर्मनी, जापान, रूस जैसे देशों से संपर्क साधा और उससे विदेशी सहायता प्राप्त किया और भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी इत्यादि की स्थापना किया और भारत में आंदोलन को तीव्र कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कर दिया, तीव्र कर दिया। चलते हैं आगे। तो दो क्वेश्चन के लिए कल पढ़ेंगे क्या, एक नया वीडियो चलेगी कल? अरे अब एक क्वेश्चन और बच गया, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। 20वीं शताब्दी में किसान आंदोलन पर संक्षिप्त परिचय। देखिए वो, अरे सुनना,
20वीं शताब्दी में किसान आंदोलन, हमारे देश पर अंग्रेजों ने कितने नियम लगाए थे किसान के लिए? 3 नियम। एक था रैयतवारी, एक थी महलवारी और एक थी अस्थाई बंदोबस्त। 3 नियम। नियम चाहे कोनो रहेगा, बात तो वही होगी, क्या होगी? 50-50 टैक्स दो। बिस्कुट नहीं 50-50, कौन टैक्स? 50%। नहीं पढ़ाने दीजिएगा हमको, बारिश में नहीं बैठे हुए हैं, मजा नहीं आता ऐसे बोलते हैं तो। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया भाई? टैक्स लगा दिया। अब हमारे देश के किसानों ने उनका विरोध किया। 19वीं शताब्दी में, यानी कहने का अर्थ है कि 1900 ईस्वी शुरू होती है और हमारे यहाँ 3 आंदोलन चलता है। 1917 के चंपारण सत्याग्रह, जिनमें 3 कठिया नियम के विरोध में गांधी जी आंदोलन चलाते हैं। वहां पर नील की खेती का विरोध चल रहा था। गांधी जी जाते हैं, गांधी जी के समर्थन में वहां पर जाकर के ये 3 कठिया नियम वापस लेती है सरकार, लोगों को राहत मिलती है। चलिए, एक आंदोलन। दूसरा था 1917 में ही या 18 था, गुजरात के खेरा में तंबाकू और कपास के उत्पादन पर अंग्रेजों ने क्या लगा दिया था? प्रतिबंध। वहां पर 30% टैक्स बढ़ा दिया था। लेकिन संयोग की बात, 1918 में वर्षा हुई नहीं, फसल हो गया बर्बाद। अंग्रेजवा कहता था अब टैक्स तुम दो। अब भारतीय किसान के पास पैसा नहीं, कहां से दे भाई? अब वो कह रहा था कि टैक्स माफ करो, अंग्रेज सुन ही नहीं रहा था। तो गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी गए, समर्थन दिए, लोगों का आंदोलन को तीव्र बनाए, सब लोगों के। तब गांधी जी के समर्थन में अंग्रेज अपने नियम को वापस लिया, टैक्स को माफ किया। तो 2 आंदोलन, एक चंपारण सत्याग्रह याद है, दूसरा याद था खेरा आंदोलन, तीसरा बारदोली। सूरत में एक जगह है बारदोली, जहां पर कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होती है। अब वहां पर अंग्रेजों ने नियम लगा दिया था टैक्स 50% का। किसान टैक्स देने के लिए इनकार कर रहे थे। तो सबसे पहले कौन गए वहां पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब वो देखे कि भाई यहाँ के किसानों को कुर्की जब्ती कर ली जाती है, जो टैक्स नहीं दे रहा था ना, उसके घर को लूट लिया जाता था, चौखट के बारी खोला छोड़ा के ले जाता था। तो अब अंग्रेज सरदार वल्लभ भाई पटेल लगाए नियम कि भाई क्या करोगे? तो जोन घर में कुर्की जब्ती होने वाला था, तो पहले मालूम हो जाता था कि फलाना घर में कुर्की जब्ती होगा, तो वो घरे वाला को भगा देते थे। हाँ, न टैक्स रहेंगे, न टैक्स होगा, न तुमको हमको ऐसे होगा। चलिए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल से सुधर नहीं रहा था, ये आंदोलन चल तो रहा था लेकिन उतना नहीं हो रहा था। तब पहुंचे कौन? गांधी जी। गांधी जी जब गए तो पूरा उनका समर्थन मिला। रेल कर्मी हड़ताल कर दिया वहां पर, वहां के रेल कर्मी क्या कर दिए? हड़ताल कर दिए। तब जाकर के अंग्रेजों को लगा कि नियम वापस लेनी। तब भारत में उस समय कितने किसान आंदोलन? देखिए, आंदोलन तो लगभग पूरे देश में थी, लेकिन प्रमुख थी 3। कौन कौन? जो हमें चंपारण सत्याग्रह बिहार, खेरा गुजरात और बारदोली, याद रहेगा ना तीनों? तीनों के बारे में 5-5 लाइन लिखिएगा तो 15-20 लाइन हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। ये सब हम वीडियो में समझा दिए हैं प्रेम से, आप देख लेंगे कैसे चप्पल लेके भागा था सब छोड़ छाड़ के, मालूम है ना? वो में जो है कुमकुम जो है चप्पल छोड़िए के भाग आई थी वहां से, मेरा मम्मी बहुत मारी थी, तू गली कथी ला माजे तो चप्पल छोड़ के भागला ही। हाँ, चप्पल छोड़ के भाग आई सभा में। आई किताब की ओर। हाँ हाँ सुनिए ना, आ जाए। वो तो मनोरंजन था, थोड़ा सा बजाएं किताब पर, ऐसे नींद नहीं लगेगा, थोड़ा सा बीच बीच में मनोरंजन होते रहेगा था। आइए, श्रमिक वर्ग के आंदोलन पर निबंध लिखिए बुआ जी। हाँ, श्रमिक वर्ग, अभी तो किसान आंदोलन चल रहा था, अब श्रमिक आंदोलन। देखिए, हमारे देश पर अंग्रेजों ने कृषि पर क्या लगा दिया? टैक्स। तो किसान को तो अपना बचबे नहीं करता था, तो वो मजदूर क्या खटाएगा? तो खेती बाड़ी छोड़ के किसान सब भाग रहे थे, कहाँ? शहर। तो खेतीहर किसान मजदूर थे, वो भी क्या हो रहे थे? शहर। अब शहर में मजदूरों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। अब मिल मालिक सब क्या लगा दिया? नियम लगा दिया, ज्यादा खटना है वेतन कम देंगे। चलो ये बात तो ठीक है, तो किसी तरह से लोग, अब यही मिल रहा था कि ना, पेट तो चल रहा है ना, घर नहीं बनेगा, कम से कम पेट तो चल रहा है ना, तो चल रहा था। लेकिन उसी समय एगो अहमदाबाद में फैल जाता है कौन? प्लेग बीमारी। तो सब मजदूर वहां से, जान रहेगा तो अगलो साल होगा नहीं होगा?
नमक रोटी खाएंगे या घरे रहेंगे। सब भागना शुरू किया प्लेग छोड़ के। सुनिएगा सुनिएगा, तब मिल मालिक क्या लगा दिया नियम कि प्लेग भत्ता देंगे, वेतन बढ़ा दिया। तब कुछ लोग भी श्रमिक थे वो रुक गए, बस वो तक ठीक था। लेकिन जैसे ही प्लेग खत्म हुआ तब वेतन को फिर से क्या कर दिया वो। सैनिकों में श्रमिकों में एक आक्रोश की भावना पनप गई कि तोरा जरूरत था तब वेतन बढ़ाया, अब जरूरत खत्म हो गया है तब तो वेतन कमेगा, नहीं होगा, हड़ताल रहेगा ना। श्रमिकों ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। इधर पहले से गुजरात में रेल कर्मी आंदोलन पर थे, ये था रेल के जो कर्मचारी थे, भारतीय रेल वाला था, जो वेतन नहीं बढ़ा रहा था, सुविधा नहीं दी जा रही थी, तो रेल कर्मी सब जो भारतीय रेल वाले थे उन हड़ताल पर थे कि हम काम नहीं करेंगे अंग्रेजों का। नहीं होता है जैसे बहुत सारा कभी कभी सुनिएगा, सब डॉक्टर सब हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाता है, सरकारी हॉस्पिटल छोड़ के नहीं भाग जाता है, तो हड़ताल रहता है। या कर्मचारी को, जैसे कुछ दिन पहले शिक्षक सब हड़ताल पर थे, नहीं थे। आइए किताब की ओर। कभी कभी बस यार वाला हड़ताल कर देता है। एक बार बहुत पहले थी, लालू जी की सरकार थी, तो लालू जी सरकार जो है ना वो टैक्स बढ़ा दिया था, रोड टैक्स। तो सब बस वाला ने हड़ताल कर दिया, नहीं तो बस वाला नारा दिया कि लालू राबड़ी मुर्दाबाद, हड़ताल टूटेगा दशहरा के बाद। ठीक है ना, हाँ हाँ, हड़ताल टूटेगा दशहरा के बाद। तो यानी कहने का अर्थ है, तब तक कहा कि घिउरा रोप जाइए और खाइए। वो जानते हैं उस टाइम में आप लोग नहीं होंगे, धिया पुता होंगे या नहीं भी जन्म हुआ होगा, तो उस समय हम लोग बच्चे थे, बहुत दिन पहले की बात, हमको याद नहीं है। उस समय जानते हैं 7-8 महीना रोड पर गाड़ी नहीं चली थी अपने देश में, यानी 7-8 महीना बड़ी बड़ी जो बसें थी ना सब हड़ताल पर था। तब जाकर के सरकार को अंतिम में वापस लेना पड़ा नियम। आइए किताब की ओर चलते हैं। तो श्रमिकों ने क्या किया, आंदोलन कर दिया। अब परिणाम हुआ कि लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1920 में मजदूरों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और इस नियम के तहत इस आंदोलन में मजदूरों के काम करने के घंटे निश्चित कर दिए गए और उनके वेतन निश्चित कर दिए गए थे। ठीक है, कि उसमें श्रमिकों ने जब अपना एगो संगठन बना लिया तब पूरे देश में श्रमिकों को कहा गया कि हम लोग काम करेंगे इतना घंटा, आप वेतन लेंगे इतना, उससे कम नहीं, कोई मजदूर काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो समझ गया श्रमिक आंदोलन। किसी को डाउट? चलिए ऐसे शॉर्टकट खींच दिया, थोड़ा समय ज्यादा हो गया तो आज के लिए इतनी। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।